फॉर यू। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स से जो कल और आज के डेट में पढ़ाया गया। डिफाइन ग्रोथ, डिस्क्राइब द फोर फेज ऑफ द ग्रोथ कर्व इन अ क्लोज सिस्टम एंड डिस्कस द कॉजेज ऑफ ईच। ये क्वेश्चंस उन सभी लोगों के लिए है जो कि बेसिकली सीजी पीडीटीएम के लिए जुड़े हुए हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, पूछ रहा है कि ग्रोथ को डिफाइन करना है और ग्रोथ कर्व के चारों फेज को आपको डिफाइन करना है। साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिली है, इन पैटर्न के पीछे का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक भी आपको बताना है। तो आप अब आसानी से बता सकते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे ग्रोथ को, और उसके फेजेस को कैसे आप बताएंगे, और उन फेजेस में होने वाले जो चेंजेस है वो ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है कि पहले स्टार्टिंग में ऐसे आपका लीनियर है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये स्ट्रेट हो जा रहा है, फिर ये घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन से देना रहेगा। सो डिफाइन ग्रोथ, डिस्क्राइब द फोर फेज ऑफ द ग्रोथ कर्व इन अ क्लोज सिस्टम एंड डिस्कस द कॉजेज ऑफ ईच। सबके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे क्लोज सिस्टम दे रखा है, कौन सा मीडिया की बात कर रहा है ये, मतलब कौन से टाइप के कल्चर की बात कर रहा है। कल आपको कल आपको हाँ, कल आपको 3 कल्चर पढ़ाए गए यहाँ पे, बैच कल्चर, फिर इसके बाद फीड बैच कल्चर, फिर इसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस कल्चर। क्लोज का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई आदान-प्रदान नहीं हो रहा कोई भी चीज़ का। जैसे लाइक है आपने अगर ये मान लीजिए अगर आपने ये क्या किया, फ्लास्क था और इस फ्लास्क में आपने क्या किया है, मान लीजिए कि 100 ml क्या है मीडिया आपने इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद इसमें क्या किया, आपने कॉटन प्लग लगा करके इसको अच्छी तरीके से बंद कर दिया, ठीक। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि इस कॉटन प्लग लगा करके इसको जो बंद आपने किया है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरीके से क्लोज हो गया। अब आपने ना तो इस मीडिया में से कोई चीज़ आपको निकालना है और ना ही आप इस मीडिया में क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ डाल रहे हैं, राइट। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो क्लोज सिस्टम में ग्रोथ का बिहेवियर कैसा होगा भैया, यही 4 फेज होंगे, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। हो जाएगा ये क्वेश्चन आसानी से। चलिए जल्दी से बता दीजिए, डिक्लाइन फेज का क्या कॉजेज है, क्यों हो रहा है डिक्लाइन। कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। सबका सबका रीजन लिख पाएंगे ना। लैग फेज क्यों हो रहा है, लॉग फेज क्यों हो रहा है, स्टेशनरी फेज ही क्यों आ रही है, और डिक्लाइन फेज क्यों आ रही है। ये सारे फेज के बारे में लिख पाएंगे कि नहीं, बोलिए भाई, हाँ या ना। अच्छा ओके, तब तो फिर ठीक है। लिस्ट टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व इन स्टेशनरी सेल्स। How do these changes impact the organism's ability to survive? ग्रोथ कर्व से ही ये सवाल है, पूछ रहा है स्टेशनरी फेज के सेल्स के बारे में कोई दो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताइए। साथ साथ आप ये भी बताइए कि कैसे ये जो चेंजेस आया है, ये चेंजेस उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने की एबिलिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। तो अभी लिखने का टाइम तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे वर्बली हमको बताइए कि आप इस सवाल से क्या समझ रहे हैं, जो कि मैंने आपको समझाया, और इसके बारे में आपका क्या आंसर है। और थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करिएगा। पहले तो कितने लोगों को समझ में क्वेश्चन आया, पर ये बताइए, सबको समझ में आया है कि नहीं। आया है तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई बताइए।
अमित कुमार, सवाल आपसे क्या पूछा गया है? कोई दो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में लिस्ट कीजिए, बताइए कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं जब कोई सेल्स स्टेशनरी फेज में रह रही है तब। स्टेशनरी फेज क्यों आ रही है ये वो आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या चेंजेस आएगा जब कोई सेल्स स्टेशनरी फेज में है। दूसरा सा पार्ट वो है कि उन चेंजेस की वजह से उस सेल्स को सरवाइव करने में कैसा क्या फेस करना पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा उन चेंजेस का उस सेल्स को सरवाइव करने के लिए, ये सवाल है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि स्टेशनरी फेज क्या है और स्टेशनरी फेज क्यों आया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्टेशनरी फेज में क्या चेंजेस आएगा किसी भी सेल्स में। अगर कोई सेल्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे दूं, मान लीजिए यहाँ पे लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है, डिक्लाइन फेज है। यहाँ पे भी सेल्स हैं, यहाँ पे भी सेल्स हैं, यहाँ पे भी सेल्स हैं, यहाँ पे भी सेल्स हैं। फिजियोलॉजिकली इन सारे कंडीशंस में जो पाए जाने वाले सेल्स होंगे, क्या उनका फिजियोलॉजिकल कंडीशन सबका सेम होगा? हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीन ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस? हाँ जी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस से क्या समझते हैं? So some means what kind of a changes will occur in these conditions? Just a minute, Amit, just a minute. Drisha, are you trying to say like my question is that physiological conditions means what kind of a changes will occur in this case agar if cells will survive or grow in a necessary phase? Physiologic physiological changes means that is physiology, that means the process happen inside the cells, like as metabolic reactions, like as any pathways, like as synthesis, like as degradations. All these things comprises physiological changes. फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल, फिजिकल मीन्स मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल मीन्स इनसाइड, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्लांट फिजियोलॉजी। सो इन प्लांट फिजियोलॉजी व्हाट वी स्टडी दैट इज प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्लांट वाटर ट्रांसपोर्टेशन। So physiological changes means what? That is the changes inside the cells in reference to the biological or metabolic activities, like as a respiration rate, like as a glucose metabolism, like as a DNA synthesis, like as a protein synthesis, like as a lipid biosynthesis, all these things. So अगर कोई cells, secondary metabolites all are the also product of physiological changes, right? सो बेसिकली सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी कोई सेल्स अगर आपका स्टेशनरी फेज में होगा तो उसकी वजह से इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या चेंजेस आएगा, और वो दो चेंजेस के बारे में आपको बताना है। जैसे उसकी रेस्पिरेशन रेट में क्या फर्क पड़ेगा, राइट, उसके प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेल डिवीजन हो रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप बताएंगे ना कि अगर कोई सेल स्टेशनरी फेज में है दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, एक से दो सेल्स नहीं बन रहा है, मतलब जितनी सेल्स आपकी बन रही थी उतनी सेल्स आपकी क्या हो रही, डिवीजन कर रही हैं, तो स्टेशनरी फेज आ गया। सो स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि ग्रोथ फेज के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि इनका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो गई है, सीज हो रही है।
धीरे 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 कम हो गई है, स्लो डाउन हो गई है। और इनमें चेंजेस देखने को आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, या डिवीजन की रेट बहुत कम हो चुकी है। मतलब कि सेल डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कम हो रही है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कम हो रही है। ये सारी चीजें क्या है, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी चीजें चेंज हो रही हैं, उनमें सिर्फ दो बताना है। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनके होने से उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने की एबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप बताइए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की रेट कम कर दे, कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटीन के सिंथेसिस का रेट कम कर दे, कोई ऑर्गेनिज्म डीएनए के रेप्लिकेशन का रेट कम कर दे, तो उसके सर्वाइवल एबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इतना क्वेश्चंस को इलॉबरेट करने के लिए एग्जाम में कोई बैठेगा नहीं। आप लोग प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए। आपको खुद ही समझना होगा और खुद ही आंसर करना होगा। सो जो लोग, हाँ, तो इसको आप क्या क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। हम्म, कोई जुड़ना चाह रहा है क्या इस टाइम पे? कौन जुड़ा है अभी? अच्छा, ओके, कोई नहीं। सो अभी मैं इस क्वेश्चंस को अब छोड़ रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से जो चीज़ मुझे समझानी थी मैंने आपको समझा दिया है। और अब आप उस कंडीशन में हैं कि आप इसको कर पाएंगे। सवाल यहाँ पे यही था कि अगर कोई सेल्स ऐसे ही सपोज कीजिए, इसी सवाल को आप सिर्फ और सिर्फ ये फेज चेंज कर लीजिएगा। एक सवाल आपसे यहाँ पे इससे पूछा गया, अब आपको करना होगा कि जब कोई आपका सेल्स एक्सपोनेंशियल फेज में होगा तो क्या उसमें पाएगी, और उसके एबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब कोई सेल्स आपका लैग फेज में होगा तब क्या होगा, जब कोई फेज आपका डिक्लाइन फेज में होगा तब क्या होगा। इसी सवाल को इन चारों स्टेजेस के रेफरेंस में आप लिख करके देखिएगा कि आपको क्या आंसर मिल रहा है और क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बड़ा ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो मतलब आपकी समझ अब ग्रोथ काइनेटिक्स को लेकर के, बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व को लेकर के काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत है अपनी समझ को बढ़ाने का, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पे या बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स पे। सिर्फ ये जान लेना कि यहाँ पे 4 फेज होते हैं, उन फेजेस में क्या होता है, कर्व कैसा दिखता है, इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू ऑल, बिकॉज़ you are going to appear in an exam which are nationalized, right? So this is not going to just like a use your PG entrance exam, use your PG academic or semesters exams. You write down the 4 phases of the material growth curves and just put it and down फला फला फला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बहुत ही डिटेल में हर स्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हर स्टेज के बारे के फीचर्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इस फेज में बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है, प्रिपरेटरी फेज होती है। वहाँ पे कोई भी सेल का रेप्लिकेशन से नहीं होता, मीन्स एक सेल से दो सेल से नहीं बनती, सेल का वॉल्यूम मेंटेन किया जाता है, सेल की साइज बढ़ती है। यहाँ पे मैंने आपको फीचर्स बताया था कि यहाँ पे डुप्लीकेशन की रेट बहुत तेज होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये स्टेशनरी हो जाता है, मतलब लगभग बराबर हो जाती है दोनों चीज़ें, रेट डेथ का और फॉर्मेशन का। यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होती है फॉर्मेशन रेट से, यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। ऐसे फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे, आपको जानना पड़ेगा उनको, तब जा करके आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे। Calculate the mean growth rate and generation time of a culture that increase in the exponential phase from 5 into 10 to the power 2 to 5 in 1 into 10 power 8 in 12 hours। सवाल आपको दिया गया है कि यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर 2, ये आप सॉरी 2 से लेकर के 1 इंटू 10 टू पावर 8 सेल्स, ये है आपका भैया फाइनल, ये है आपका इनिशियल सेल नंबर, राइट। यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है, दैट इज द 12 आवर्स। आपको बताना है क्या, ग्रोथ रेट, जनरेशन टाइम बताना है। तो ग्रोथ रेट, जनरेशन टाइम दोनों का फॉर्मूला आपको बता दिया। पहले आप क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज द लॉग
सी ई माइनस लॉग सी नॉट अपॉन लॉग टू। तो यहाँ पे क्या करके रखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे इनिशियल नंबर आपको क्या दे रखा है, दैट इज 5 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लॉग 5 इंटू 10⁻² माइनस लॉग, सॉरी ये फाइनल नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 10⁻8 माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई लॉग 2। इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नंबर आपका आएगा दैट इज n, और इस वाले n की वैल्यू को आप जब जनरेशन रेट निकाल रहे होंगे या ग्रोथ रेट निकाल रहे होंगे तब आपको वहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो ग्रोथ रेट का मीन्स GR का, जहाँ पे आप लगाते हैं T/n, और इसके बाद जब आप जनरेशन टाइम निकाल रहे होंगे तो उसके लिए लगाएंगे n/t, और यहाँ पे t यूज करेंगे 12R, और n आपने यहाँ से निकाल लिया है। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों वैल्यू से आप क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, और इसके बाद आगे के जो आपके जो इक्वेशंस हैं दैट इज द जनरेशन नंबर का और जनरेशन टाइम का और ग्रोथ रेट का। तो ग्रोथ रेट बराबर T/n और जनरेशन नंबर बराबर n/t। तो यहाँ पे n क्या होगा, दैट इज द जनरेशन नंबर, और t क्या होगा आपका स्पेसिफिक टाइम जो कि 12 घंटा आपको दे रखा है। तो पहले